आज के सेगमेंट को शुरू करते हैं और बहुत सारे हमारे जो शेयर हैं जो कि गूगल के ट्रेंड में हैं उस पर बातचीत करेंगे। कुछ एक खबरों वाले शेयरों पे बातचीत करेंगे। कुछ एक जो हमारे चैट बॉक्स में दर्शकों की तरफ से जो टिप्पणियां आ रही हैं उनको भी शामिल करने की कोशिश होगी आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले ज़रा लेकर के आते हैं HUL को लेकर के। अविनाश सर, आपसे जानना चाहेंगे, HUL जो है आज सुबह तो काफ़ी प्रेशर में था, अब लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 0.25% की गिरावट आज भी यहाँ पर है। HUL के डिमर्गर को लेकर के लगातार बातचीत चल रही है। करंट लेवल पे HUL को लेकर के हिंदुस्तान HL ले दिया आपने, HUL की बात हो रही है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो ज़रा इसको हटा करके HUL लेके आ जाइए। तो सर, इसके डिमर्जर की जो बात चल रही है, कैसे आप देख रहे हैं इसको, क्वालिटी वॉल्स को लेकर के अभी क्या करना चाहिए HUL पे, क्या व्यू है सर आपका? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए FMCG सेक्टर का दिग्गज प्लेयर है और मैं कहूंगा कि इंडिया को अगर FMCG सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक चाहिए तो आपको लीवर पे ही भरोसा रखना है। और एक अच्छी बात हो गई कि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट ने कहा है कि जो तीसरी तिमाही होगी उनके लिए अक्टूबर टू दिसंबर, जो उनका ईयर एंड है, आई थिंक वो बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बारिश भी इस बार अच्छी थी, जीएसटी के कट्स भी हो गए हैं, इंटरेस्ट कट्स हो गए हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ से नीचे गिरने के लिए तो जगह बहुत कम है। मेरे ख्याल से वैसे भी लार्ज कैप स्टॉक है तो इसमें स्टेबिलिटी होती है। अगर आपका नजरिया साल भर में 15% कमाना है तो ऐसे लार्ज कैप स्टॉक में आप निवेशित रह सकते हो। मेरे ख्याल से बाइंग अगर आपको करनी है तो 2450 का 45 ऐसा थोड़ा छोटा मोटा लेवल के नीचे भी आप ले सकते हो। बट एक पॉइंट ऑफ व्यू से लमसम पैसा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए, क्योंकि देखिए ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती, लेकिन अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड बनाना है तो मेरे ख्याल से SIP विल बी अ बेटर ऑप्शन। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि देखिए ये ऐसे स्टॉक्स है जो आपके पोर्टफोलियो को इस समय प्रोटेक्ट करेंगी, इसमें कोई ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी वेल नोन वेल रिसर्च स्टॉक्स होते हैं। तो इसमें कंपाउंडर रिटर्न 14-15% भी अगर आप साल भर का कमाते हो तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। बट जो छोटे कंपनीज होते हैं उसमें ज्यादा ग्रोथ होता है लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। तो हमारी तरफ से ये अच्छा पोर्टफोलियो कैंडिडेट है करंट लेवल्स पे। चलिए, ठीक है सर। तो ये बात HUL को लेकर के निकल के आई है। और इसके बाद जरा बीते कुछ दिनों में सर एक मोमेंटम वाला शेयर रहा है, वो है वेल्सपन लिविंग। उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे प्रदीप सर। 5% की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है वेल्सपन लिविंग में। 143 का लेवल अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। ज़रा एक बार देखिए इसको और क्या संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बीते 4-5 दिन के अंदर 7-8% की रैली रही है। क्या अभी भी अपसाइड बाकी है? कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढी जा सकती है क्या? बिल्कुल सर, फ्रेश बाय करना थोड़ा बहुत रिस्की है। अगर हम रिसेंटली देखेंगे 105 से लेके 107-10 के आसपास जो रेंज है ओवरऑल, इस रेंज पे एक सपोर्ट था और ऑलमोस्ट डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। एक अभी भी रैली हो सकता है अप टू 152-151 के आसपास। 152 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, अगर 152 को क्रॉस करता है देन सीधा सीधा टारगेट होगा 180 तक। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कीजिए विथ 132 के आसपास। 132 एक मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ। फ्रेश बाय बिल्कुल सर अभी नहीं करना, या तो 152 के ऊपर कीजिए, आपको 180 तक रैली मिलेंगे, अदरवाइज आप और थोड़ा नीचे खरीदिए इसको। लेकिन चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, बॉटम भी फॉर्मेशन अच्छा खासा हुआ है, तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए स्टॉक के साथ। ठीक। अच्छा, एक सर अविनाश सर, जब भी मैं आपसे डिस्क्लोजर लूँ तो आप जाते जाते, हमारे एक दर्शक हैं विपुल सर, फैन के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और ये कह रहे हैं गिरते बाजार में कौन से वो शेयर हैं जो इस समय हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आप डिस्क्लोजर दें तो सर इस प्रश्न का भी उत्तर दे दीजिएगा कि क्या कहाँ पर अपॉर्चुनिटी अभी तलाशी जा सकती है। लेकिन अभी के लिए आपके लिए जो मेरा शेयर जिस पे हम बातचीत आपसे करना चाहेंगे वो है सर IEX। बीते 2-3 दिनों में यहाँ पर थोड़ी गतिविधि होती हुई दिखाई दी है और कल के गिरते बाज़ार में भी इसने मजबूती दिखाई थी। आज 1% डाउन है, हालांकि सारे शेयर अब इंट्राडे लो से रिकवर कर रहे हैं। 145.70 का इसने लो बनाया है, 146.82 का। सर ये इसमें बहुत सारी चिंताएं, चलता नहीं है ये, जैसे कुछ अनाउंसमेंट होती है कि नहीं एक और एक्सचेंज की बात शुरू हो जाती है तब बड़ी गिरावट हमने देखी। क्या इसमें भविष्य है कोई, या फिर इसको अवॉइड रखना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी IEX को लेकर के?
नहीं, देखिए ये भी स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है विपुल की जो एक एक प्लेटफॉर्म बिजनेस चलाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है, बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेड्स होते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि इनको पूरी तरह से फ्रीडम था कि वो कोई भी भाव पे, मार्केट ड्रिवन भाव पे इलेक्ट्रिसिटी बायर और सेलर को बेचते थे। अभी क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने कहा है कि एक तरीके का रेगुलेशन आने वाला है जिसको हम कपलिंग बोलते हैं, यानी कि एक लेवल तक वो जो ट्रांजैक्शन जो सेलिंग प्राइस है या बाइंग प्राइस है उसमें एक ऊपर का लिमिट आएगा। तो कपलिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा एक रेगुलेशन आए। तो इसी कारण से स्टॉक में बहुत टाइम से एक बहुत क्लोज रेंज में स्टॉक चल रहा है। ऐसा नहीं कि धंधा बढ़ेगा नहीं, बट जो बहुत तेजी से प्रॉफिट्स पहले बढ़ते थे वो शायद अभी नहीं होंगे। और उसी कारण से आपको दिखेगा कि ये स्टॉक बहुत ही एक रेंज में बढ़ा है। तो जिनको लंबी अवधि के लिए 1.5-2 साल के लिए नजरिया लेना है उनके लिए तो बात अलग है, बट जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, इनके लिए तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे न्यूज फ्लो आएगी उसके हिसाब से आपको ये स्टॉक खेलना है। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। बट अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है, क्योंकि एक बात तो मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रेडिंग मार्केट है वो इंडिया में बहुत बड़ा है, और प्लेटफॉर्म बिजनेस जो होता है वो ऑलवेज स्केलेबिलिटी के लिए तैयार रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आईएक्स को अभी कोई बड़ा कॉम्पिटिटर मिला नहीं, हालांकि 2-3 एक्सचेंजेस आए हैं, बट इनका मुनाफे का मार्जिन आप देखोगे तो आप दंग रहोगे। करीबन 80 से 90% मार्जिन पे ये लोग काम करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से धंधा चलेगा, लेकिन नियर टर्म में स्टॉक का अपसाइड आना जरा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि ये कपलिंग का मामला अभी सबको पता चला है, और उस कारण से मार्केट में इस स्टॉक के कारण थोड़ा सा मूड बिगड़ा है। चलिए ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली टिप्पणी हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने हमें धनराशि भेजी है, संगीता जी हैं। तो संगीता जी का प्रश्न ले लिया जाए, हालांकि ये ट्रेंड में तो नहीं है, लेकिन संगीता जी का सम्मान करते हुए इस प्रश्न को शामिल कर लीजिए। प्रदीप सर, जीएम ब्रिवरीज को लेकर के जानना चाह रही हैं। 40 शेयर हैं इनके पास 1250 पे, और कह रही हैं कि अभी होल्ड करना चाहिए मुझे या फिर एग्ज़िट करना चाहिए। तो अभी जो है वो जीएम ब्रिवरीज का भाव जो है 1009 पे आ गया है, काफ़ी ठीक ठाक नुकसान में जो है अभी बैठी हुई हैं। 1250 की इनकी खरीद है, तो 200-250 का नुकसान हो रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? विपुल सर, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। अभी अच्छा खासा करेक्शन ऊपर से हमने देखा कि हो चुका है स्टॉक में, और एक वैल्यू जोन के आसपास आ चुका है। और ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है स्टॉक्स में, पास्ट में भी ऐसा हमने देखा था। 24 का जब टॉप लगाया था ऑलमोस्ट 980 के आसपास, उसके बाद हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 575 तक स्टॉक गिरा था। इससे पहले भी अक्टूबर 21 के आसपास जब टॉप बनाया था 700 के आसपास, और हमने देखा स्टॉक 350 तक आया था। और इससे पहले भी हमने ऑलमोस्ट अगस्त महीना था 19 के आसपास, उस टाइम पे 440 का टॉप बनाया था और 200 के आसपास आया था। तो इस बार भी 1300 के आसपास टॉप बना के अभी तो 1000 के आसपास आया है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए स्टॉक के साथ। पास्ट में भी ऐसा हुआ है, फंडामेंटल अच्छा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब बस जितना मार्केट का थोड़ा वॉलेटिलिटी है, थोड़ा पेशेंस रखिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको 84 के आसपास का एक स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। हो सकता है कि स्ट्रिंग लेवल पे एक बार आपको 940 950 तक भी दिखा जाए, लेकिन घबराने जैसा कुछ भी बात यहाँ पे है नहीं। बने रहिए। सिमिलर टारगेट रहेगा, अगेन आपको ऑल टाइम हाई 1300 एंड अबव आते हुए दिखाई देंगे। 2 से 3 क्वार्टर होल्ड करने का सलाह रहेगा, मैक्सिमम 9 मंथ। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है आपके लिए। और इन सब के बीच में सर एक सेक्टर पे आपकी राय जानना चाहेंगे, और साथ में डिस्क्लोजर भी, वो है डोम्स को लेकर के। सर आज डोम्स बहुत जो है अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है, और इस क्षेत्र को लेकर आपकी राय क्या है? कंजम्पशन स्टोरी की काफ़ी बात तो हुई, पर इस सेक्टर को उतना ध्यान तवज्जो मिली नहीं। 2600 के आसपास कैसा लग रहा है सर? 4.25% ऊपर, क्योंकि डिमांड तो बहुत है। नहीं, बिल्कुल। देखिए मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा है तो वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, और इनके प्रोमोटर्स भी काफी केपेबल है। धंधा बहुत पुराना है, इनकी जो कस्टमर बेस है वो भी काफी अच्छा है। और देखिए मुझे लगता है कि पब्लिक इशू के बाद इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न शेयर होल्डर्स को भी दिया है। आने वाले साल 1.5 साल के लिए भी ऑर्डर बुक अच्छी है। तो मेरा तो मानना है कि देखिए अगर आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीने है, तो ऐसे बाजार में आपको ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए जहां पे पार्टिसिपेशन अभी तक कम है लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो यहाँ पे करीबन 2900 2950 का भी टारगेट प्राइस मिल सकता है। थोड़ा सा समय आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, बट फंडामेंटली कंपनी बहुत ही बढ़िया और स्ट्रांग है। और सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से, और जो हमारे दर्शक थे उनको क्या उत्तर देना चाहेंगे सर, इस तरह के गिरते बाजार में कहाँ मौके तलाशने चाहिए?
देखिए, मुझे लगता है कि जो मौके आपको देखने हैं वो ऑटो कंपोनेंट्स और सरकारी बैंक्स में देखने हैं। सरकारी बैंक्स की बात करूं पहले तो देखिए पीएनबी है, कैनरा बैंक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, नंबर्स अच्छे आएंगे तीसरे और चौथे तिमाही के। उसके बाद अगर ऑटो की बात करें तो ऑटो में देखिए पहला तो हमारा जो चुनिंदा स्टॉक है वो एमएनएम है। एमएनएम में हमको लगता है कि 4,100 का टारगेट प्राइस मिलेगा। आपको ऐसी कंपनी सिलेक्ट करनी है जो कोई भी मार्केट में आपको आउट परफॉर्मेंस दे, और महिंद्रा उसको अच्छी तरह से कैटेगराइज करता है। छोटे में अगर आपको चाहिए तो मैं समझूंगा कि अशोक लेलैंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कमर्शियल व्हीकल का ट्रेंड अभी अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे 175 180 का टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। तो ये ऑटो हो गया। ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि आपके स्क्रीन पे अभी जमुना ऑटो का शेयर चल रहा था 115 120। देखिए ये कमर्शियल व्हीकल का सबसे बड़ा वेंडर है और चैसी कंपोनेंट बनाते हैं, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 155 160 का टारगेट प्राइस मिलेगा। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जैसे हमने कहा कि सुंदरम फास्टनर्स है, लुमैक्स इंडस्ट्रीज है, लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज है, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा निवेश करिए क्योंकि ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑटो ऑटो कंपोनेंट्स में फोकस करिए। और हाँ, एक सेक्टर जो आपको भूलना नहीं है जो सरकारी बैंक्स के बाद, वो बेसिकली है होटल सेक्टर। देखिए होटल सेक्टर में लेमन ट्री की बात करें तो लेमन ट्री बहुत ही तेजी से अपना रूम की इन्वेंट्री बढ़ा रहे हैं, काफी वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आपको एक लंबा अवधि के लिए अगर आप लेते हो तो 180 195 का टारगेट प्राइस मिलेगा। बट ये सारे शेयर आपको पोजिशनल व्यू से लेने हैं, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं या कोई इंट्रा ट्रेड नहीं। आपको यहाँ पे अपने डिपैट अकाउंट में इनको कम से कम 12 से 15 महीने रखने हैं, तभी आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। चलिए, ये बात निकल के आती हुई सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लोजर सर। देखिए विपुल, जो भी स्टॉक्स हम आपके शो पे बात करते हैं, हो सकता है कि हमारे क्लाइंट के पास वही स्टॉक्स हो, वही रिकमेंडेशन हम उनको भी देते हैं, बट पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन इन स्टॉक्स में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो है शेयर पे नज़र डालते हैं, जहाँ पर कि आज जो है वो ट्रेंड में जो है ये शेयर जो बने हुए हैं। इसमें आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आईपीओस को लेकर के लोग जानना चाह रहे हैं। तो आईपीओस पे हमारा ये जो सेगमेंट है वो अलग है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक बार फिर से आज गूगल के ट्रेंड में आता हुआ। प्रदीप सर ज़रा देखिए ना, बजाज हाउसिंग फाइनेंस कल की पिटाई के बाद जब मैनेजमेंट ने जो है प्रमोटर बजाज फाइनेंस ने अपना हिस्सा कम किया है, आज रिकवरी आ रही है। अब 98 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1.25% के आसपास। क्या सर ये लेवल सही है कि मतलब एक बार रिस्क लिया जा सकता है? फंडामेंटल कोई मना नहीं कर रहा है कि खराब, कि मतलब बहुत ख़राब है फंडामेंटल, तो फिर मतलब समस्या कहाँ पर है? बिल्कुल सर, देखिए कहीं ना कहीं अब आईपीओ आया था उसके बाद से लगातार ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड पे है। हम ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ, मतलब मेरे सामने तो अलग अलग टाइम फ्रेम चार्ट सब कुछ ओपन रहता है। सो अब डेली, मंथली, वीकली, आवरली, ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम में निगेटिव है। और कहीं ना कहीं हम बार बार बात भी कर चुके हैं कि कोई भी अगर स्टॉक अपना जो आईपीओ डे है उसके नीचे क्लोजिंग हो रहा है और हर हफ्ता कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में जा रहा है, वो ऐसे स्टॉक्स में पैसा बनता नहीं, आपको रहना भी नहीं है, चाहे वो नाम के आगे टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, बजाज ही क्यों ना हो। सो अभी 98 के आसपास का प्राइस है। हमें लगता है कि और भी नीचे पॉसिबिलिटीज है, और मैं तो 140 150 से बताते आ रहा हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस को। अगर कभी भी 90 100 के आसपास एक बेस बनाता है, बेस बनाने के बाद ब्रेकआउट आता है, देन वी शुड डिस्कस। लेकिन अभी के हिसाब से हमें लगता नहीं कि यहाँ पे कोई भी पोजीशन बनाया जा सकता है, और हमें लगता है कि अगर किसी के पास है आपको एग्जिट भी करना चाहिए जी। चलिए ठीक है सर। और हमारे साथ अब एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित जैन जी। अमित सर बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये मतलब एक ही रंग में बाजार रंगा हुआ है, आप पूरे रंग बिरंगे, मतलब वाह। मतलब ये है कि देख करके उत्साह आ जा रहा है कि मतलब इतनी कलरफुल जो है जो शर्ट आपने पहनी हुई है। थैंक यू सो मच। अच्छी लग रही कि नहीं वो नहीं सर, बहुत शानदार लग रही। तभी मतलब अब आप ये सोचिए कि मैं पूरी तरह फोकस बाजार पे था, पूरा फोकस जो है वो आपकी शर्ट पर और आपके ऊपर आ गया, और मतलब क्या चाहिए सर, पैसा वसूल हो गया। बिल्कुल सर, बहुत शानदार शर्ट लग रही है, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। सर ये जो बाजार टूट रहा है,
हमने तो थम लगाया है, आज आएगी रिकवरी। क्या लग रहा है सेकंड हाफ में रिकवरी की चांसेस हैं? संक्षिप्त टिप्पणी दी सर। विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में लास्ट शो में भी मैंने यही कहा था, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर किसी के पास कुछ भी है तो उसका मुनाफा वसूली जरूर होनी चाहिए, जब लाइफ टाइम हाई पे खड़ा हुआ था बाजार। आज जब हम देख रहे हैं 25,920 के आसपास आ चुकी है निफ्टी, मुझे ऐसा लगता है जब तक 26,200 के ऊपर नहीं निकलती है, नहीं क्लोजिंग देती है, तब तक यहां से एक बड़ा क्रैश ट्रिगर हो सकता है, जो पॉसिबली अब आपको, हमको, पूरी दुनिया को, किसी को नहीं मालूम रीजन क्या होगा। मुझे एक रीजन ये लगता है कि यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है, वहां से कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज आ सकती हैं जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। इनफैक्ट ये 15 दिन से होल्ड पे रखी गई है। तो अगर ऐसी कोई न्यूज आती है तो हो सकता है उस केस में 24,000 रुपए की भी 24,000 पॉइंट की भी निफ्टी देखने को मिल जाए। हालांकि उसकी वजह से अभी डरना नहीं है कि भाई मैंने कह दिया मुझे लग रहा है तो 24,000 की निफ्टी आ जाएगी। लेकिन हाँ, अभी हमें कॉशियस रहने का टाइम है। स्ट्रेट अवे एक सिंगल लाइनर में आंसर दूंगा, 26,200 के ऊपर निकलती है, रुकती है, टिकती है, क्लोज होती है तो तेजी, वरना यहां से एक बड़ा करेक्शन ट्रिगर होने की उम्मीद बना रहा है बाजार। आपने कहा डरना नहीं है, 24,000 का नाम लेके डरा तो दिया आपने। अब 24,000 सुन के तो डर लगेगा ही। अब लोग तो विपुल जी, लास्ट शो में एक्चुअली आपने देखा होगा, पहले दिन तो मैं बहुत एकदम जोश में था जब हमने लास्ट हफ्ते में 2 शो किए थे। पहले वीक में पहले शो में मैं कह रहा था कि ताबड़तोड़ तेजी, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ के रखो, कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड शो में मैं थोड़ा सा नर्वस था। तो और उस पहले काफी दिन पहले मैंने ये भी कहा था कि आप लोगों को, हम एनालिस्ट लोगों को भी, आप लोगों को एनालाइज करने का एक थोड़ा सा खुद की जिम्मेदारी होती है कि हम किस हाव भाव से यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। और फिर साथ ही साथ ये भी कह रहा था कि भाई छोटे मोटे शॉर्ट टू मीडियम भी लिया हुआ तो बुक कर लीजिए। नहीं नहीं, अब मैं जो है ना भाव भंगिमा आपकी पढ़ने की कोशिश करता हूँ सर। मतलब जो है ना, अब आज से जो है प्रैक्टिस शुरू करते हैं, एक्सप्रेशन आपके क्या निकल के आ रहे हैं सर मैं ये कहता हूँ, हम इतना काम कर रहे हैं, दर्शक लोगों को इतना काम करना है, बस सही से वीडियोस को और हमारे एक्सप्रेशन को और हमारे व्यूज को एनालाइज करना है और एग्जीक्यूट करना है। बहुत शानदार सर, बहुत ज़बरदस्त। चलिए ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट कुछ एक टिप्पणियाँ और लेते हैं जो हो कुछ एक शेयर जो कि आज मोमेंटम वाले हैं। सर कल भी बहुत लोग कह रहे थे क्या बिरला सॉफ्ट में, हालांकि आज फिर 3.5% तो ऊपर हो गया है, लेकिन कोई ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है क्या सर बिरला सॉफ्ट में? प्रदीप सर आप देखिए ज़रा बिरला सॉफ्ट को, ये कल भी एक मौका था ऐसा लग रहा था, लेकिन वो मेरे मन में थी, लेकिन ये मिस कर गया मैं आपसे डिस्कस करना। अभी 418 पे कैसा लग रहा है? सर देखिए, ऑलरेडी इस हफ्ता ना चल चुका है स्टॉक, हाँ हम चल चुका है, ये देखेंगे दिक्कत हो ऑलमोस्ट। गई बात तो। हाँ सर, अभी ऑलमोस्ट ना स्टॉक 375 से रैली होके 420 तक आ ही गया है। अभी हमें लगता है कि एक बार ये रैली कंटिन्यू होके आपको 439 440 तक आ सकता है। 440 के आसपास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें लगता है कि एक बार रेस्ट कर सकता है स्टॉक। 440 के ऊपर अगर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग मिलता है, देन एक बार आपको अगेन 550 तक का प्राइस मिल सकता है। लेकिन अभी थोड़ा रिस्की है क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिन से स्टॉक भाग रहा है। अभी भी करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि 15-16 भागना बाकी है। तो जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं करने का ही सजेशन रहेगा। फ्रेश एंट्री के लिए मना कर दिया, लेकिन ठीक है, अभी जो है ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। एक जो है सर बैंकों पे अभी आपका व्यू क्या है अमित सर? ये जिस तरीके से पीएसयू में अच्छी रैली के बाद अब आज करेक्शन देखने को मिल रहा है, कोई बैंक है आपकी नज़र में जहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है पीएसयू में या प्राइवेट की तरफ? जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरफ से, एक्चुअली मैं आज शो में आने के पहले सोच भी रहा था कि अगर मैं सेल के कॉल दूं तो चलेगा क्या इंट्राडे, क्योंकि वो प्योरली इंट्राडे होंगे। क्योंकि मुझे बाजार एकदम से बढ़ते हुए लग नहीं रहे हैं, सारे पीएसयू बैंक हो चाहे कोई भी सेक्टर हो। देखिए सर, कद्दू कटता है तो सब में बढ़ता है। तो अगर करेक्शन ट्रिगर होता है तो वो सबको ले डूबेगा, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में, स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में कोलेटरल डैमेज कहते हैं। तो बाजार में अभी सेल करके उसको कैपिटलाइज करने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है रादर देन बाय करके उसको होल्ड करने की। ठीक। रही बात बैंक निफ्टी इंडेक्स की, तो सर अभी 58,986 का भाव भी हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। अगर ये 58,800 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है इनके, जहां से 200 पॉइंट और टूट जाता है बाजार, तो बाजार में एक एग्रेसिव सेल ऑफ भी ट्रिगर हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा होल्ड लेगा बाजार। आज 3 तारीख पे खड़े हैं, 5 तारीख तक का होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट आरबीआई के आउटकम आने तक, क्योंकि तब तक वो और कंफ्यूज रहेंगे लोग। गिरावट तो तेज़ी से बढ़ रही है। निफ्टी पीएसयू बैंक पे आप देखिए 2.5% के आसपास, 2.25% से ज़्यादा टूट गया है। तो ये प्रेशर जो है अब पीएसयू बैंक में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब चलिए यहाँ से अभी जो है, चलिए कोई सेल कॉल होगी तो बताइएगा, वहाँ पे नज़र रखेंगे सर।
लेकिन इस बीच PSU बैंक में प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार फिर से गिरावट जो है वो बनी हुई है लगातार निफ्टी के अंदर भी। लेकिन चलिए एक शेयर हालांकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं रहते हैं प्रदीप जी, लेकिन कुछ कुछ उनके परिवर्तन विचारों में आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सर, कल से जो खबर आई है उसके बाद से एक मोमेंटम फिर से वोडाफोन आइडिया पे बनता हुआ दिखाई दिया है, ख़ासतौर से टेलीकॉम मिनिस्टर के बयान के बाद। कल भी 1-2%, 2.5% की तेज़ी, आज फिर 2.5% से आसपास। इतने ख़राब बाज़ार में भी 10.58 का इसने फिर से जो है इंट्राडे हाई लगाया है। क्या व्यू रहेगा सर अभी वोडाफोन आइडिया को लेकर के, क्योंकि ये ऐसा शेयर है कि जिस पर जो है बहुत लोग बात करना सुनना चाहते हैं। जैसे ही इस पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं व्यूअरशिप भी बढ़ती है, लोगों की क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अभी क्या करना चाहिए सर वोडाफोन आइडिया? तो जिनके पास पोजीशन है उनको होल्ड करने का ही सलाह होगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 8.20। एंड बाकी फ्रेश एंट्री किसी को भी सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि स्टॉक का आप देखेंगे जितना मार्केट कैप है उससे ज़्यादा तो स्टॉक का डेट है, और कहीं ना कहीं सेंटीमेंट के आधार पे चलेगा। कुछ टेलीकॉम मिनिस्ट्री से कुछ लेकिन न्यूज़ सर ये तो 6 रुपये पर भी था डेट, वो 6 से 12 हो गया, डबल हो गया शेयर। तो फिर तो मतलब फिर इसको फिर कैसे हम वो करेंगे? मतलब 6 रुपये के आसपास भी वो डेट की पोजीशन थी, वो डबल हो गया शेयर वहाँ से। तो क्या मतलब फिर अभी जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको आप क्या टिप्पणी देंगे फिर? देखिए, ऐसा तो देखा जाए तो सर स्टॉक का प्राइस 20 भी था, 30 भी था, तो वहां से भी बहुत नीचे आया है। लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे कंपनी के पास अभी भी डेट बहुत ज्यादा है, एंड मार्केट लीडर अभी भी वोडाफोन आइडिया नहीं है, भारती एयरटेल है, जियो। मैं तो मेरे ऑफिस में भी, मेरे लोकल एरिया में भी जिनसे पूछता हूँ, हर किसी के पास भारती एयरटेल का सिम यूज है, नहीं तो अपना जो है जियो का सिम है। वोडाफोन आइडिया का अभी उतना मार्केट कैप है नहीं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट नहीं है, और इतना ज्यादा लोन है। गवर्नमेंट के पास स्टेक है 49%। उसके बाद भी देखिए स्टॉक, जिस दिन वो न्यूज आया था कि गवर्नमेंट ऑलमोस्ट जो है 36-37,000 करोड़ के आसपास का जो डेट रिड्यूस कर रहा है और गवर्नमेंट स्टेक ले रहा है, उस टाइम पे 49% के आसपास का स्टेक गवर्नमेंट के पास रहा है। उस टाइम पे भी प्राइस था 10 रुपीज, आज भी प्राइस देखेंगे 10 रुपीज। हाँ, ये बात सच्चाई है, नीचे से रिकवरी हुआ है। मतलब वोडाफोन आइडिया के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि ये पहले आईसीयू में था, अभी भी हॉस्पिटल में ही है, लेकिन अभी बेड में है। अभी एक होप बन सकता है कि ये 13-14 रुपीज पे जा सकता है, लेकिन ये फंडामेंटल के आधार पे नहीं, ये टेक्निकल के आधार पे नहीं, एक सेंटीमेंट के आधार पे है कि वोडाफोन आइडिया में कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकता है, कुछ अच्छा होगा, टेलीकॉम मिनिस्ट्री से कुछ अच्छा न्यूज आ सकता है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट पे रिएक्ट करता है। तो सेंटीमेंट के आधार पे हमें लगता है कि एक बार 13-14 रुपीज पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाई करना, मैं बोल दूंगा तो सर लोग बाई कर लेते, तो इसीलिए मैं वो थोड़ा अवॉइड करना पसंद करूंगा वोडाफोन आइडिया को। अगर आप सुपर रिस्क लेना चाहते हो देन आप वोडाफोन आइडिया के साथ रहिए, अदरवाइज आप थोड़ा इग्नोर कीजिए, भारती एयरटेल के साथ जाइए, भारती एक्साकॉम के साथ रहिए। और इसका रिप्लेसेबल मैंने कॉल भी दिया था कि इंडोस टावर, आपको याद ही है उस टाइम पे ऑलमोस्ट हाँ, उस पर भी मेरा एक सवाल है। तो इंडस टावर पर भी जब देखिए आज वो भी कल और आज दोनों दिन चला है। अच्छा सर, लेकिन जब आप कहते हो कि मतलब मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप अपनी राय पे कायम रखिए रहिए, क्योंकि 13-14 भी देखने को मिल सकता है सेंटिमेंट की वजह से। 13-14 का मतलब भाई किसी शेयर में 30% ऊपर का टारगेट, और उस शेयर को आपको हाथ नहीं लगाना है। वो थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी व्यू नहीं लग रहा था? 30-40% का 10 रुपये के शेयर पे 14 रुपये 40% का रिटर्न की भी उम्मीद है, और हाथ भी नहीं लगाना है। अब देखिए, कुछ चीज सर अच्छा होता है लेकिन उसके साथ हमें जाना नहीं है। कुछ चीज देखने में सुंदर है लेकिन उनको हमको लेके नहीं आना है घर में। तो क्या है ना, रिस्क होता है बहुत सारे। अब मैं एग्जाम्पल ऐसा ऐसा याद आ रहा है, मैं आपको दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन नहीं, सर आपने जितना दिया उतना काफ़ी है। मैं समझ गया आप कहाँ जा रहे हैं। जी सर। लेकिन सर हमें सर बाय करना नहीं है, बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, और कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक है ऐसा मेरा बैन लिस्ट में ऑलवेज रहता है, उसमें से एक है वोडाफोन आइडिया। और मुझे लगता है कि 13-14 रुपीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट है, उनको सुनने में भी एक होप लगता है, उनके पास एक होप है कि स्टॉक ऊपर आ जाएगा तो हम बेच देंगे। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि 15-16 रुपीज से वो लोग इन्वेस्टेड है, तो उनके लिए इसीलिए एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 8.20 के आसपास। बाकी
बाकी आप बने रहिए। आप अगर आज की डेट में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो इसमें रिस्क है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को लेके हर महीना हर हफ्ता कुछ ना कुछ न्यूज चलता ही रहता है। तो हमें उस दलदल में फंसना ही नहीं है जहाँ पे इतना न्यूज है, जहाँ पे लोगों के पास इतना शेयर्स है, लोग टेंशन में है। हमें जहाँ पे अच्छा फंडामेंटल्स है, जहाँ पे थोड़ा सुस्त रहेंगे लोग, ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना है। वोडाफोन आइडिया को ऑलवेज अवॉइड ही करना है। अगर कल को जाके कुछ परिवर्तन होता है, स्टॉक 10 रुपीज से 30 रुपी हो जाएगा, उसके बाद जाके हम देखेंगे सोचेंगे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं करना है। ठीक है। क्या नाम है अमित सर, आपकी कोई छोटी टिप्पणी अगर इस पर हो, और साथ में सुजलॉन देखिएगा सर। लेकिन मतलब ये है कि मतलब इसे कहते हैं कि सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा दिखाई देता है। ना कोई सवाल था ऐसा, ना कोई बात थी। सर कह रहे हैं कि आप कोई खूबसूरत लग रहा है सबको, आप घर तो विवाह के इर्द गिर्द ही इनके सारे एग्जाम्पल, सारी चीज़ें, कन्याओं के इर्द गिर्द, रिसर्च भी उसी के इर्द गिर्द। ओफ, कोई टिप्पणी सर? अमित सर आप इनको पहले से जानते हैं, कुछ अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और दूसरा सुजलॉन पे भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। सर वोडाफोन आइडिया 11 रुपए 80 पैसे 12 रुपए तक टेस्ट हो सकता है, लेकिन इसकी बेस्ट एंट्री लगती है 9 रुपए 16 पैसे के आसपास। उसके आसपास ले सकते हैं 8 रुपए 25 पैसे के स्टॉप लॉस से, और वहां से 11 रुपए 80 पैसे तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो चल गए तो चांद तक, वरना शाम तक। अगर नीचे आ जाते हैं तो ये इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं लोगों के पोर्टफोलियो में। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको आप भूल चुके हैं। जैसे हम मूवीज में जाते हैं, मूवी अच्छी लगी, बुरी लगी, अच्छी लगी, हम पैसे वापस नहीं मांग सकते बाहर से। वैसे ही ये स्टॉक है, आप ले लिए, चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक। वाह जी। और सुजलॉन पे भी सर आपकी टिप्पणी हो जाए। और ये जो भाई साहब आपके जो थोड़ा सा टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी है आपकी? सर मुझे एकदम सही बात कही है सर। बहुत बहुत सारी चीजें हमें पसंद आती है, हर किसी को घर नहीं लाया जा सकता। वो एकदम अनुभव से बोल कहते रहे हैं ना, गागर में सागर भरना। हाँ। यानी बहुत सारी बातों को एक बात में कंप्लीट कर दिया प्रदीप जी ने। मेरा भी ओपिनियन यही कि हर चीज को लिया नहीं जाता है, और ले रहे हैं तो उसको छोड़ना भी जल्दी जल्दी होता है। अनुभव है। अब क्या होता है ना सर, मैंने अभी रिसेंटली वो एक मूवी आया था तेरे इश्क में, ठीक है, तो वो देख के मैं आ रहा हूँ, वहां पे भी सीख के ही आ रहा हूँ कि बंदा जो हीरो था, एक हीरोइन के पीछे अपना जिंदगी करियर जो है वो खराब कर लिया, और बाद में पूरा जिंदगी उनका जो बर्बाद हो गया। सो वही है, कुछ कुछ स्टॉक्स आपको साथ छोड़ना पड़ेगा। मतलब पिक्चर भी इंसान अगर देख रहा है तो कौन सी देख रहा है? तेरे इश्क में। मतलब अद्भुत है भाई। अभी इनसे पूछे, नहीं मैं पिक्चरें नहीं देखता, मैं रात भर काम करता हूँ, मैं कुछ नहीं देखता। और भाई साहब फिल्म अगर देखने गए भाई साहब इतने दिनों बाद, तो फिल्म देख के आ रहे हैं तेरे इश्क में। अब इसके बाद कोई कुछ ना कहे, ये कैसे संभव है? इस पर मूवी अभी ऐसी लगी है तो क्या करें हम। वो अब रचित जी जब आएंगे तो फिर उनसे थोड़ी सी चर्चा होगी। लेकिन हमारे बिमल सिंह जी कह रहे हैं हमको तो इंट्राडे ने लूटा, डिलीवरी में कहाँ दम था, मेरा स्टॉप लॉस वहाँ हिट हुआ जहाँ पर सपोर्ट बहुत कम था। तो इतने अच्छे अच्छे लोग भी हैं, अब इस गिरते बाजार में यही सब बातें हो सकती हैं। तो ये सुजलॉन पे सर जरा व्यू रह गया आपका अमित सर? सर सुजलॉन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर आराम से, सर लास्ट टाइम भी मैंने शो में यही कहा था, सुजलॉन में मुझे 43 रुपए तक एटलीस्ट गिरता हुआ दिख रहा है। अब ये जब बाजार सारे गिरेंगे तब ये सबसे धड़ाके से गिरना चाहिए, 43 रुपीज के आसपास आना चाहिए। 41 42 के आसपास अगर एंट्री मिलती है तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी। आज के जो मार्केट प्राइस है 52-53 रुपए, यहां तक बाउंस बैक नजर आएगा। यानी ये यहां पर अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है उनको भी काट देना चाहिए। अल्टीमेट तेजी ट्रिगर होनी चाहिए इसकी 60 रुपए 80 पैसे के ऊपर, और ये 58 रुपए के आसपास था जब हमने शो किया था, 57-58 के आसपास, तब भी मैंने यही कहा था। 62-20 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो बाइंग मोमेंटम बनेगा, वरना 43 रुपए तक गिर सकता है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग है, नीचे का लिया हुआ, तो एक बार काट दीजिए भैया। 43 रुपए 33 रुपए तक भी देखने को मिल सकता है बाजार जी। चलिए ये बात है यहाँ पर, ये सुजलॉन एनर्जी को लेकर के। प्रदीप सर से जरा डिस्क्लोजर का समय हो गया, थोड़े से घबराए से लग रहे हैं, परेशान मत होइए सर। ये आपको जाते जाते अगर आप हो सके तो एक MAGLLANIC मैगेलिक क्लाउड करके कंपनी है, बहुत क्वेरीज आ रही हैं सर, काफ़ी हायर लेवल पे लोगों की पोजीशन फंसी है, एक तरफा फॉल है, मतलब लगातार आज भी 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। कोई संभावनाएं हैं रिकवरी की, या फिर मतलब ये जो 50-60% का क्रैश हुआ है अब लॉस बुक करके चुपचाप शांति से निकल जाना चाहिए?
सर ये तो लोअर सर्किट में है, और आई थिंक अगर कभी भी कुछ भी उछाल मिलता है तो हर एक उछाल में उनको एग्जिट ही करने का सलाह दूंगा, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत खराब है। और लास्ट 1 2 3 4 5 दिन से तो लगातार सर ये लोअर सर्किट ही आ रहा है। सो कहीं ना कहीं कभी भी मौका मिलता है तो हर एक उछाल में एग्जिट कीजिए। और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेकर सर बात किया, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लीजिए एंड खुद भी एक बार स्टडी कीजिए। कुछ स्टॉक ऐसा हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट मॉडल पोर्टफोलियो में भी हो सकता है, कुछ क्लाइंटों के पास में भी हो सकता है। और विपुल सर, आपका वॉइस सुन के मुझे समझ में आ रहा है आपका तबीयत उतना अच्छा आज है नहीं, लेकिन फिर भी आप इतना हंसी मजाक कर लेते हो, हैट्स ऑफ टू यू। अरे लेकिन सम टाइम ये एक आपसे मैं ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस नहीं है आपके तरह, लेकिन अरे नहीं नहीं सर। मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज हेल्थ इज आवर रियल वेल्थ। आपको बहुत टाइम से आप इतना काम पे जुनून है आपका, आपको तबीयत बहुत आपका खराब हो रहा है आजकल, तो आप भी थोड़ा आपका नहीं नहीं सर, टेक बिल्कुल। केयर कीजिए, रेस्ट लीजिए। नहीं नहीं, एक्सपीरियंस आप कह रहे हैं मेरे इतना नहीं है, पर काम भर का हो रहा है आपको, और हर क्षेत्र में हो रहा है, ये मुझे ठीक बड़ा है अच्छा सर। लगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और अगले काउंटर पर नज़र डालते हैं, और जो है देखते हैं वहाँ पर क्या हलचल जो है देखने को मिल रही है। तो अगली कंपनी जिस पर कि सर काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम बना हुआ है, वो हिंदुस्तान जिंक में सर क्या अब कोई अपॉर्चुनिटी बची है? मैं प्रदीप जी से ही पूछना चाह रहा था, कल भी मैंने बोला था इनसे उनका अभी नहीं खरीदो, लेकिन ये धीरे धीरे करके सर अब 507 हो गया हिंदुस्तान जिंक। देखिए सर, एक तरफा रैली रही है, अब ये रैली पूरी हो गई है या अभी भी अपसाइड बाकी है? नहीं सर, 518 520 के आसपास टेस्ट हो सकता है। ओवरऑल अभी तो पॉजिटिव सेटअप दिख रहा है इसका। अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड है तो वो उसको होल्ड कर सकता है। आने वाले टाइम पर 550 560 के रेट दिख सकते हैं। इसका सेटअप बिगड़ेगा सर 460 के नीचे। अगर 460 के नीचे जाता है तब तो बिल्कुल होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर किसी का लोअर लेवल में लिया हुआ है तो 460 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 460 कटने के बाद 412 यानी 412 रुपए के आसपास री एंट्री प्लान करे। अभी तो सेटअप बढ़िया है। 418 इमीडिएट शॉर्ट टर्म में दिख रहा है, और 518 इमीडिएटली दिख रहा है, और 545 560 रुपए तक के पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में दिखते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे साथ एक और विशेष मेहमान वीएलए अंबाला जी जुड़ चुकी हैं, और स्वागत किया जाए अंबाला मैम का। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये मैम बिल्कुल जो हमने थंब लगाया है और आप बिल्कुल उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, आ जाएगी रिकवरी। तो अब देखना ये है कि आज रिकवरी आती है कि नहीं आती है। सेकंड हाफ में निगाहें हमारी लगी हुई हैं जिस तरीके से बाजार टूट रहा है, लेकिन बाजार पे आपसे बाद में अगले सेगमेंट में बात करेंगे। इस सेगमेंट को हम समाप्त करें उससे पहले मैम 2 शेयर पे बात जरूर करना चाहेंगे। फटाफट मैं चाहूँगा आपकी टिप्पणी वोडाफोन और सुज़लॉन को लेकर के। वोडाफोन इसलिए क्योंकि कल से ये मोमेंटम में है, और यहाँ पर टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट के बाद अभी फिर से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, और बड़ी संख्या में बाहर भी आ रहे हैं लोग, और लोग जानना भी चाह रहे हैं। प्रदीप जी और अमित जी की राय हो चुकी है, मैं चाहूँगा इन दोनों पे आपकी राय फटाफट। आइडिया, वोडाफोन आइडिया को 9.5 रुपए के आसपास ही खरीदिए, आ जाएगा। इंपल्सिव बाय लेने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू बाय अ बेटर प्राइस। 9.5 रुपए आ जाएगा, अभी 10 रुपए 30 पैसे का है। नाउ सुज़लॉन नहीं, मैं पहले वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग खरीद के बैठे हुए हैं उनके टारगेट क्या देख रही हैं अभी आप? मेरे लिए तो फ्रेश बाइंग ट्रिगर्ड ही नहीं हुई है, मतलब विपुल जी। तो अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखना भी चाह रहे हो तो आप 10 रुपए 70 पैसे 80 पैसे के आसपास आप एक एग्जिट ले लीजिए, वो बेटर रहेगा एग्जिट। क्योंकि नए हाई बनाने से पहले इन माय ओपिनियन इट नीड्स टू बी टच 9.5 वाला प्राइस एक बार टच होना चाहिए, तभी जाकर के वापस से एक्यूमुलेशन जोन, वो सारी फिर टेक बातें हैं। लेकिन 9.5 रुपए के आसपास इसमें वापस से एक बार प्राइस आएगा बिफोर इट गेट्स हिट 11 रुपीज। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो पहले से है अगर वो बने रहना चाहते हैं, बने बिल्कुल रह सकते हैं, बट यू गॉट टू बी वेरी प्रिपेयर्ड कि 9.5 रुपए के आसपास आपको थोड़ा बहुत एड ऑन करना पड़ेगा। यस, 11 12 14 ये 3 टारगेट्स मैं देखती हूँ, लेकिन मेरे लिए बाइंग मैटर करती है जो 9.5 रुपए के आसपास होगी। सो दोज आर ऑलरेडी होल्डिंग 9.5 रुपए के लिए तैयार रहिए ताकि एवरेज कर सके। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और सुज़लॉन भी एक लाइन में आपका उत्तर।
सुजलॉन देखिए इन्वेस्टिंग के लिए ठीक है, जितना गिरेगा उतना नीचे के लेवल पर खरीदने की कोशिश करिए। कंपनी में फंडामेंटल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, टेक्निकल लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज्यादा ये 52-50 रुपए के आसपास आ रहा है, आपको उतना ही बेहतर प्राइस मिल रहा है। तो अगर आपका इन्वेस्टिंग का व्यू है, आप एक डुओपोली कंपनी ढूंढ रहे हो जिसमें कि आगे ग्रोथ आ सके, 2 साल का नजरिया है, तो सुजलॉन कुड बी वन। रही बात कहां पर स्टॉप लॉस रखा है, तो 46 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए और 50 से 52 रुपीज की रेंज में, हो सकता है 52 आज ही हिट हो जाए, तो आप आए धीरे धीरे कर सकते हैं 2 साल के नजरिए से। चलिए ठीक है। इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले एक काउंटर पे दोनों की राय। और पहले अमित सर, आप यस बैंक पे खबर लेकर के आ जाइए। असल में अब यस बैंक के लिए दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर आया है, हालांकि आज प्रेशर में है पूरा, चूँकि निफ्टी बैंक ही पूरा बैंकिंग इंडेक्स प्रेशर में है, लेकिन खबर यहाँ पर यह है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 2 बड़े बदलाव, महत्वपूर्ण जो है बदलाव होने जा रहे हैं। और उसमें जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक को बैंक निफ्टी में जगह मिलेगी। तो ये एक बड़ा ट्रिगर है। पहला ट्रिगर था कि जो जापान के बैंक ने यहाँ पर स्टेक लिया और अब वो धीरे धीरे करके अपना स्टेक बढ़ाना चाह रहे हैं। 31 दिसंबर 2025 से बैंक निफ्टी में शामिल हो जाएंगे ये दोनों बैंक, यूनियन बैंक और यस बैंक। इससे इंडेक्स में लिक्विडिटी बढ़ेगी, वेटेज को भी संतुलित किया जाएगा। अच्छा मोमेंटम यूनियन बैंक में बीते कुछ दिनों में देखने को मिला है। मैं चाहूँगा दोनों पर ही राय दे दीजिए, अमित जी और अम्बाला मैम। समय की थोड़ी कमी है तो मैं चाहूँगा संक्षिप्त टिप्पणी रहे, और वेटेज बैलेंस रहने से मैनिपुलेशन की गुंजाइश कम रहेगी। तो नई लिक्विडिटी आने की संभावना है सर, ये जो बदलाव हो रहा है। आपकी टिप्पणी इन दोनों बैंकों पे? नहीं सर, बिल्कुल यस बैंक तो नहीं लेना चाहिए। यहाँ से अभी कम से कम 21 रुपये 55 पैसे के नीचे और बेरिश टेरिटरी में चला जाएगा, और हो सकता है आने वाले टाइम पर हम 18 रुपये 20 पैसे तक के भी भाव देखें। किसी के पास लिया हुआ है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 50% निकाल देना चाहिए, और 24 रुपये के आसपास अगर मिले तो वहाँ पर 50% से एग्जिट ले लेना चाहिए। ओवरऑल मुझे 25 रुपये का तेज नहीं लगता है, और लॉन्ग टर्म करीब करीब 1 से 1.5 साल ये एक्यूमुलेट ही करेगा इन्हीं जोन पर रह के। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा पैसा है जिसको आप इन्वेस्ट करके भूलना चाहते हैं तो बेटर है, नहीं तो यहाँ इस पे हाथ नहीं डालना चाहिए। यस बैंक की बात। यूनियन बैंक, अंबाला जी आप इसमें चलिए ठीक है। मैं चलिए अंबाला में आप सहमत हैं इस बात से कि मतलब अगर एक सामान्य तौर पे जब भी इस तरह का इंडेक्स में परिवर्तन होता है तो एक बड़ी लिक्विडिटी को आते हुए हम देखते हैं, बड़ा मोमेंटम देखते हैं जब भी कोई शेयर जो है वो किसी बड़े इंडेक्स में शामिल होता है। आपका व्यू क्या है यस बैंक यूनियन बैंक? देखिए इसका सीधा सा इम्पैक्ट जो ईटीएफ के लिए एक फोर्सफुल फंड होता है, ईटीएफ में अगर आप किसी इंडेक्स ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस इंडेक्स फंड का जो पैसा है उन्हीं शेयर्स में यू परसेंटेज एलोकेशन डिफाइड मैनेजर टू फंड मैनेजर डिफरेंशिएट कर सकता है। लेकिन ये एक एडवांटेज होता है कि अगर आप एक इंडेक्स में हो तो उस इंडेक्स का जो ईटीएफ है उसका फंड आपके पास में आता है। सो इसका एडवांटेज डेफिनेटली लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ फंड फ्लो बढ़ेगा। बट 18 रुपए के आसपास आएगा, थोड़ा सा 18 रुपए 55 के आसपास आई सी समथिंग डिफिकल्ट। लेकिन हाँ, फ्रेश बाइंग अगर हमको इसमें लेना है तो हम इसमें 21 रुपए 50 पैसे के आसपास फ्रेश बाइंग के बारे में यस बैंक में सोचा बिल्कुल जा सकता है। अभी भी ये 22 रुपए 35 पैसे पर है। अगर हम इसको रुपीज वाइज थोड़ा सा ना देखें, हम इसको परसेंटेज वाइज समझें, तो आप समझे कि 4% का लगभग और डिक्लाइन पॉसिबल है। तो जो हमारे लिए एक बेटर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इन्वेस्टर्स जो इस न्यूज को ट्रैक कर रहे हैं तो वो यहाँ पर 21 रुपए 50 पैसे के आसपास बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। और एक स्टॉप लॉस जरूर रखें दिमाग में, 20 रुपए 25 पैसे का एक स्टॉप लॉस रखें, चाहे आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए व्यू में भी आप ट्रेड कर रहे हो। रही बात टारगेट, तो आसानी से इसमें 23 रुपए 50 पैसे का एक मिनिमम टारगेट है जो 3 से 4 महीने के अंदर में आसानी से आते हुए लगता है। हालांकि अगर अपसाइड की पॉसिबिलिटीज को देखें तो 26 रुपए तक ये स्ट्रेच हो सकता है, क्योंकि इंक्लूजन इन इंडेक्स एक बड़ी बात होती है किसी भी स्टॉक के लिए। चलिए मैम, थैंक यू तो नहीं, मतलब थैंक यू इस बात के लिए कि इस पे आपने बातचीत की। इसको लेकर के जो है अभी हम थोड़ी देर में 11:30 बजे के आसपास कोशिश करेंगे कि हमारा यूनियन बैंक को स्टैगर वे में बाय करना चाहिए। 4 लेवल दे देता हूं जहां पर आप अपने फंड को 4 भागों में एलोकेट कर सकते हैं। 148 का एक लेवल है, 144 का एक लेवल है, और 133 का एक लेवल है जहां पर आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल यहां पर नहीं लेना चाहिए, स्टैगर वे में बाय करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को 4 भागों में एलोकेट करके। चलिए ये बात यहाँ पर हो गई। तो इसके साथ इस सेगमेंट को, अब यूनियन बैंक पे भी राय आ गई, तो इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।